बहुत अहम बात कि अब हम 8वां पार्ट शुरू कर रहे हैं तस्वीर की मौत का। रोज़ा मैक्स ने करा कर करवट ली। खासा उजाला फैल गया था लेकिन वो अभी तक बेदान नहीं हुई थी। दफतन करीब रखी हुई एक टाइम पीस का अलार्म बजने लगा और वो बुखला कर उठ बैठी। फिर दूसरे लम्हे उसके अलग से घटी घटी सी चीख निकली। बिस्तर से छलांग लगाकर वो फर्श पर आई और आंखें मलकर कुत्ते की इस लाश को देखती रही जो पिछली रात थी से उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे दिमाग सुन होकर रह गया। कुछ देर तक इसी तरह खड़ी रही, फिर दरवाजे की तरफ झपटी। हैंडल घुमाकर उसे खोलने की कोशिश की थी लेकिन वो शायद बाहर से बंद था। इसके बाद तो पागलों की तरह दीवार पर टूट पड़ी। वो खोल फवारा मचाया कि उसके कान झुंझला उठे। दरवाज़ा खुलने में देर नहीं लगी लेकिन दरवाजे खुलने वाले को देखकर रोज़ा 2 कदम पीछे हट गई। वो भी उसी की तरह कोई सफ़ेद फॉर्म गैर मुल्की औरत थी। क्यों शोर मचा रही हो? उसने अंदर दाखिल होकर रोज़ा को लड़का रहे। क्या मजाक है? रोज़ा ने भी तीखे लहजे में कहा। इसने कुत्ते की लाश की तरफ इशारे किया था। तुम्हारी हिमाकत का नतीजा है, नवादर सद लहजे में बोली। मैं नहीं समझी, तुम अपने मिशन में नाकाम रही हो। दफतन रोज़ा चौकी और इस तरह चौंक चारों तरफ देखने लगी जैसे पहली बार अपने गिरदोपेश का जायज़ा ले रही हो। मैं कहाँ हूँ? वहाँ नहीं हो जहाँ भेजी गई थी। खुदा की पनाह। और रोज़ा का सर चकराने लगा और फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ देखो, मैंने लोहे साथ रात का खाना खाया था, फिर कॉफ़ी आई थी। इसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे याद नहीं। तुम कौन हो? अपनी अकल को खोपड़ी में रखो। वो सफ़ेद फॉर्म और तेज़ लहजे में बोली, यहाँ कौन किसको जानता है? माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। और यकीनन मुझे कॉफ़ी में कोई नशावर चीज़ दी गई थी। तुम बिल्कुल है को साबित हुई। अगर ख्याल न रखते हो तो तुमसे सब कुछ उगलवा लिया होता। जान पर खेलकर तुमको वहाँ से निकाला है। लेकिन ये रोज़ा फिर कुत्ते की लाश की तरह बोली, इन्होंने इसे भी मार डाला है। ये भी तुम्हारी गफलत का नतीजा नहीं? इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा गया था। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। यही वही कुत्ता है जिसने प्रोफेसर मैक्स को मारा था? नहीं नहीं। रोज़िया हंसियान अंदाज में चूही, नहीं नहीं, इसी ने सफारत कार्य के फर्स्ट सेक्रेटरी का नरखराव दे रहा था। शायद यही हो तुम्हारे साथ। तुम्हारे बाप को भी गद्दारी की सज़ा मिली थी। झूठे झूठे, मेरा बाप गद्दार नहीं था। गद्दार नहीं था तो फिर क्यों मार डाला गया? तुम भी उसे गद्दार समझती थी, इसलिए तो ना तुम रोई और न इस मामले में इज़हार गम होने दिया। ये मेरा निजी मामला है, रोज़ा ने कहा। होगा, उस औरत ने लापरवाही से बोला। जन्ना में उसे घूरती रही, फिर घुर्राई। सवाल तो ये कि वहाँ तुमने कामयाबी हासिल क्यों नहीं की? रोज़ा ने कहा, मुझे इत्मीनान दिलाकर भेजा गया था कि वो सब हेमकों की तरह मेरे गिर जमा हो जाएंगे और मैं कॉफ़ी से अपना काम कर सकूँगी। यदि कह दिया जाता होशियार भी रहना है तो कॉफ़ी में कोई ख्वाब आवर दवा ना दे सकते थे। खैर खैर, तुम्हारे बाप ने इमरान के बारे में क्या बताया था? कुछ भी नहीं। मैं उसे अपने बाप के किसी दोस्त की हैसियत से जानती थी। फिर तुमने अपने बाप के दोस्त को धोखा देने पर तुल गई। सुनो, मैं सिर्फ अहकामात की तामील करती हूँ, इसमें गर्फ नहीं होती कि किसके लिए क्या कर रही हूँ। अच्छा चलो बाहर चलो। इस कमरे से बाहर निकल कर वो एक हॉल में पहुँची जहाँ इनके अलावा और कोई नहीं था। दफतन हॉल में इनकी कुछ देर पहले होने वाली बातचीत गूंजने लगी। गालिबन बातचीत टेप कर ली गई थी और इन्हें दोबारा सुनाई जा रही थी। रोज़ा बेहसा हरकत खड़ी रही। इसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। ऐसा मालूम होता था जैसे सब कुछ इसके लिए बेमायने हो। फिर सन्नाटा छाने के बाद वो इसी तरफ खड़ी रही। दूसरी औरत उसे छोड़कर चली गई। अचानक बाएं जानिब से आवाज़ आई, खुदगर दुनिया में दोस्त और दुश्मन की तमीज़ मुश्किल है। रोज़ा चौंक कर मुड़ी। इमरान एक दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम क्या फिर पकड़े गए? वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रोज़ा के करीब आ पहुँचा। बोलते क्यों नहीं? इमरान के चेहरे पर गम के असर थे। यस शख्स का नाम डेविड बकनर ही था। फिर तुम बताओ मुझ पर क्या गुजरी? मैं कहूँ मेरे साथ आओ। इमरान उसे फिर उसी कमरे में ले आया जहाँ पलंग पर कुत्ते की लाश थी। ये वही कुत्ता है जिसने प्रोफेसर को हलाक किया है, वो मुझे बता चुकी है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं कि प्रोफेसर इन्हीं लोगों के हाथों मारे गए जिनके वफादार थे? मैंने तुमसे पूछा था कि मुझ पर क्या गुजरी है। तुम्हें ख्वाब में हवावर दवा दी गई थी ताकि सुकून से सोती रहो और फिर अपनी मौत का इंतज़ार करती रहो। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे इसीलिए घेरा गया था, रात को किसी जगह क़याम करूं। अब मकसद मार डालना नहीं होता तो मैं वहीं मार डालते जहाँ पकड़े गए थे। प्रोफेसर को गोली का निशाना भी बनाया जा सकता था, इसलिए खूनख्वार कुत्ते को क्यों इस्तेमाल किया गया? इमरान का सवाल ये है कि तुम दोबारा क्यों हम लोगों में नज़र आ रहे हो? क्या तुम इस औरत को जानती हो जो कुछ देर पहले तुमसे गुफ्तगू करती रही? नहीं, मैंने उसे पहली बार देखा है। रोज़ा ने कहा। इसका मतलब है कि तुम इन लोगों का हल्का इस कदर वसी है कि तुम एक दूसरे को तारुफ के बगैर नहीं पहचान सकते। इमरान ने कहा, तुम ठीक समझे। CIB के डायरेक्टर जनरल के यहाँ तुम्हें क्यों भेजा गया था? इसके लिए
कि तुम भी वहीं रात गुजार सको, बस यही मकसद था। इमरान ने पूछा और क्या? लेकिन अपनी गैर मुतवक्का बेहोशी की बिना पर कोई और काम भी नहीं कर सकती थी। शुरू से मेरा अंदाज़ा था कि तुम्हारा ज़हनी था सुन किस कदर बिगड़ा हुआ है। मेरी बात का जवाब दो, तुम अपने जान ठिकाने के बगैर क्यों नहीं करते? ऐसे लोग हैं कि मुझे और तुम्हें कुत्ते की लाश समेत तुम्हारे बाप के घर से निकाला है। सवाल ये कि तुम्हारे बाप को क्यों मार डाला गया? गद्दारी की सज़ा मौत ही मिलती है हमारे हल्के में। रोज़ा ने लापरवाही से कहा, आखिर इससे क्या कसूर सरजर्द हुआ था? वो हकीकतन तुम्हारी हुकूमत के मेहमान थे सफ़ीर के नहीं। हमारी पार्टी नहीं चाहती थी कि हमारी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत से कोई ताउन करे। तुम्हारे बाप का नहीं था कि पार्टी इसके हक़ में नहीं है। इस वक्त तो यहीं ख़त्म कर दो। रोज़ा चिल्ला कर बोली, अच्छी बात है, मैं इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक बात और बता दो। रोज़ा उसे घूरती रही। तुम्हारे पास एक डिबिया बरामद हुई है जिसमें कोई लिक्विड है और एक छोटी सी बायो डरमिक्स रही थी। वो डिबिया क्या है? दफ़तन रोज़ा खौफज़दा नजर वहीं रह गई। इमरान ने कहा, मैं नहीं जानती कि मेरा क्या असर होगा। रोज़ा कब पाती है? बोली, मैं तुम्हें उसमें इतनी निजात दिला सकता हूँ। इमरान ने कहा, नामुमकिन। क्या तुम नहीं जानती किस वक्त कौन इस इमारत में पहली बार आई हो? रोज़ा की आवाज़ भी किसी सरगोशी से आगे नहीं बढ़ी। दफ़तन कतरे तौक़ुफ़ के बाद बोली, बहुत मुद्दा तो हमारे आपस की टेप होती रहती है। दफ़तन इमरान ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और वो खिलाकर उसे घुटने लगी। मैं वाकई पागल हूँ। इमरान रोज़ा की आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन इस टाइम में मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं मारा जाऊँ, इसके बाद तुम पर कोई आ जाए। ठीक इसी वक्त एक स्याह फॉर्म और लंबा तड़ंगा आदमी हॉल में दाखिल हुआ जिसके हाथ में चमड़े का चाबुक था। ये कौन है? सूरज से निगरू मालूम होता है। इमरान आहिस्ता से बोला, चलो। निगरू करीब पहुंचकर चाबुक फर्श पे मारता हुआ दहाड़ा, फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो। इमरान ने मुर्दा सी आदमी रोज़ा से कहा। वो दोनों ही दरवाजे में दाखिल हुए। निगरू चाबुक पटका था, वो उनके पीछे चल पड़ा। अचानक इमरान ने पलट कर उस पर छलांग लगाई और दोनों घूमता हुए फर्श पर आ गए। निगरू किसी जख्मी दरिंदे की तरह हो रहा जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ मालूम होगा और फिर बिल्कुल सकुतारी हो गया। भागो! इमरान ने उसे छोड़कर डरते हुए कहा। रोज़ा का हाथ थामी जाने दौड़ता चला गया। क्या मर गया रोज़ा? अभी पता नहीं, जल्दी में इसका ध्यान कैसे रहता है? इमरान बोला, खामोशी से निकल चलो, बातें फिर होंगी। इस जगह एक आदमी ने फिर इनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उसे भी बेबस करके एक तरफ डाल दिया। आखिरकार वो ऐसी जहाँ पहुँच गए जहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद वो खुली फजा में सांस ले रहे थे। इमरान एक गाड़ी लेकर भागा था, लेकिन गाड़ी ज़्यादा देर इस्तेमाल न कर सका। उसे एक जगह छोड़कर फिर टैक्सी ली। हम कहाँ जा रहे हैं? रोज़ा ने पूछा। एक साइले तफनी में मेरा हर्ट है, फ़िलहाल वहीं क्या हम करेंगे, कहीं और चलो। क्यों? वो हर वक्त सब समंदर के करीब रहते हैं ताकि हालात नामुवाफ़िक होने पर फ़रार होने में आसानी रहे। फ़िक्र ना करो, इनके फ़रिश्ते भी हमें नहीं पहचान सकेंगे, इमरान ने कहा। ओके जी, ये पार्ट भी यहाँ पे एंड जी। तस्वीर की मौत का पार्ट 9। इसके पहले 8 पार्ट भी पढ़ने ज़रूरी हैं अगर आपको समझना है नॉवल। रहमान साहब की मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजी। हेलो। वो रिसीवर उठाकर माउथ पीस में बोले, आप ख़तरे में। दूसरी तरफ से उनके बेटे इमरान की आवाज़ आई, तुम कहाँ हो? आप फ़िलहाल ऑफिस तक ही महदूद रहें, मैं 1 घंटे बाद पहुँच रहा हूँ। अपनी सिक्योरिटी अमले को हिदायत कर दें किसी बूढ़े को आप तक पहुँचने में मदद दे। और अच्छा, मैं मुंतज़िर हूँ। ये कहकर के रहमान साहब ने फ़ोन रख दिया। इनकी आंखों में खैरी तशवीश के आसार थे। कुछ देर बाद इन्होंने इंटरकॉम पर अपने किसी मातहत को इमरान से मुतालिक हिदायत दी। अब इनकी आंखें नींद के दवाओं से बोझल हो रही थी। एक घंटे बाद एक बूढ़े आदमी को इनके कमरे में पहुंचाया गया, जो रख रखाव के एतबार से कोई रिटायर फौजी मालूम होता था। ये तुम हो? रहमान साहब के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। बैठ जाओ। ये क्या करते फिरते हो? लड़की के ज़रिए इन्होंने कल एक तीर से 2 शिकार करने की स्कीम बनाई थी। मेरी मौत और आप पर पूरी तरह काबू पाना कल वाली हरकत का मकसद था। मुझ पर किस तरह काबू पाते? वो डिबिया जो लड़की के पास से बरामद हुई थी, कहाँ है? महफूज है। किसी न किसी तरह वो सहल आपके जिस्म में इंजेक्ट कर देती और आप कम से कम 1 हफ़्ते के लिए अपनी शख्सियत को बैठते, जो कुछ आपसे कहा जाता उस पर अमल करते हैं। रहमान साहब तवील सांस लेकर कुर्सी के पुश जहाँ से टिक गए और इमरान कहता रहा, लड़की मजबूत क़ुव्वत इरादे की मालिक है, सब कुछ उससे उगलवाना मुश्किल काम था। लिहाजा मैंने अपने दोस्तों की मदद से एक ड्रामा स्टेज किया, उसे बावर कराने की कोशिश की कि उसके साथ ही मुझे और इस कुत्ते की लाश समीत किसी न किसी तरह आपकी कोठी से निकालना है और अब उसे उसकी गफलत की सज़ा मिलेगी। उसके बाद मैं उसे ज़मारत से निकला। बहरहाल वो यही समझ रही है कि मैंने उसे उसके साथियों के हाथों से मरने से बचा लिया, लिहाजा पूरी तरह ताउन कर रही है। रहमान साहब खामोशी से देखते रहे। अंदाज़ ऐसे ही था जैसे बात ख़त्म करने के मुंतज़िर हों। और इस शख्स का नाम डेवर पार्कर नहीं बल्कि वेरीफा नहीं। क्या? रहमान साहब इस तरह सीधे हो बैठे जैसे कुर्सी की बुझगार ने धकेल दिया। वेरीफा नहीं। इमरान उनकी आंखों में देखता बोला, वो तब तो ये प्रोफेसर मैक्स महज मुझ पर काबू पाने के लिए मारा गया। मैं नहीं समझा। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता, पहले वेरीफान का हाथ आना ज़रूरी है। वेरीफान आपके महकमे के बस का रोक मालूम नहीं होता। इमरान ने मायूस अंदाज में बोला, क्या मतलब यही होगा कि आपके
तय सही नाकामी की नुमाइश करते रहे। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए अभी तक एक मामला इल्तवा में रखा गया। कौन सा मामला? आज सुबह खौफज़दा आदमी कैप्टन फैयाज़ के हाथ लगा। इसकी फराहम करदा इत्तलात हैरत अंगेज़ है। वो एक किश्ती पर काम करता है, राजू नाम है। एक बार स्मगलिंग के सिलसिले में पकड़ा जा चुका है, लेकिन किसी बासर आदमी ने बचा लिया था। इसका तहरीरी बयान देखो। रहमान साहब ने मेज़ की दराज से कुछ कागजात निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ा दिए। इमरान इन्हें देखता रहा। कभी उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं और कभी पुरमानी अंदाज में सुलहराने लगता। कागजात वापस रखकर उसने तफाहम नज़रों से इन्हें देखा। पिछली रात वो कुत्ता किश्ती पर वापस नहीं पहुंचा। रहमान साहब बरहाई व्यास में बोले, लिहाजा 2 बजे के करीब एक गैर मुल्की ने इन्हें हुक्म दिया था कि वो जाकर उसे शहर में तलाश करें। राजू पहले ही से ख़ाफ था, इसलिए मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो सीधा एक खाने पर पहुंच गया। अब आप गालिबन समझ गए होंगे कि सिप्पी ने मेरी मुतारिक तस्वीर क्यों रखी थी। आपकी कोठी तक आने वाले रास्ते की फिल्मबंदी इन्होंने पहले ही कर रखी होगी। हैरत अंगेज़ कुत्ते को फिल्म दिखाकर किसी गलत रास्ते पर डालना तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इमरान खामोश होकर कुछ सोचने लगा। जो महलूल किश्ती के साथ उसे दिया गया, गालिबन वही इसमें उसकी सलाहियत पैदा करता था। ओ बेरीफोन इसके सिलसिले में कुछ वहाँ था हमारे कब्ज़े में। अब मैं समझ गया। ज़ाहिर है आप मुझे तफसील से आकर नहीं करेंगे। फ़िलहाल ये सारी बातें इसी जगह ख़त्म कर दो। रहमान साहब ने इमरान को घूरते हुए कहा, इस शख्स राजू के बारे में तुम्हें क्या रहे, इसे जाने दीजिए, मैं ख़ुद इसकी निगरानी कर लूँगा। आपके सारे मातहत इन लोगों की नज़रें में हैं, तो आने मशवरे पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। रहमान साहब तवील साथ लेकर पहुँचे। लेकिन तुम्हें भी मोहतात रहना पड़ेगा और मेकअप का भी माहिर यकीनन होगा। इसी तरह मैं भी बेबाल ऊपर होता तो मेरी महारत भी काबिल दीद होती है। अच्छी बात है, अब आप इजाज़त दीजिए और अब बराए करम घर ना जाइएगा। हाँ, मैं अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर ली, यहीं अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर लीजिए, देखा जाएगा। रहमान साहब ने लापरवाही से कहा। राजू इस वक्त कहाँ हैं? कैप्टन फैयाज़ की तहवील में। बुरा हुआ, उसे भी महकमे की इमारत से दूर ही रखना चाहिए था। अब वो शायद हमारे किसी काम ना आ सके। बाहर निकला और मारा गया। रहमान साहब कुछ कहने वाले थे कि फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने रिसीवर उठाया और फिर कुछ देर बाद इनके चेहरे की रंगत बदल गई। रिसीवर रखकर भी वो कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर भराइयात में बोले, तुम्हारा अंदेशा भी दुरुस्त निकला। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 2 लाशें पाई गई हैं। राजू ने इन्हें अपने 2 साथियों राशिद और अख्तर की हैसियत से शनाख्त किया है। वो ना मारे जाते। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, अगर राजू का मामला कैप्टन फैयाज़ तक ना पहुँचता। रहमान साहब कुछ ना बोले। इमरान ने उठते हुए कहा कि अब आपके मातहतों को चाहिए कि उस साहिली इलाके और मुबार में इस किश्ती से पूछगछ करते फिरे। इसके अलावा और भी क्या कर सकेंगे? फिर कहता हूँ बहुत मोहतात लोग बेफिक्र रहे। कहते हैं इमरान अपने कमरे में आ गया। तस्वीर की मौत का पार्ट 10। रोज़ा हट में ताना थी, लेकिन उसे इत्मीनान था कि मेकअप में पहचानी ना जा सकेगी। इमरान के इस मेकअप ने ना सिर्फ इसकी शक्ल बल्कि नस्ल तक बदल दी थी। वो किसी खूबसूरत मुल्क की नहीं मालूम, मगरबी मुल्क की नहीं मालूम होती थी। ज़्यादातर खूबसूरत जापानी लड़की कही जा सकती थी। वो अपनी पार्टी के लोगों से इतनी ख़ाइफ थी कि इतने इमरान को भी मेकअप के बगैर हट से बाहर कदम ना निकालने की ताकीद की थी। लेकिन वह हेमकों की तरह हंसता हुआ बाहर चला गया था। रोज़ा इससे मुतालिक बड़ी उलझनों में मुब्तला थी। इसकी समझ में नहीं आता कि आखिर इस जैसे गैर मामूली शख्सियत का मालिक इन लोगों से किस तरह निपट सकेगा, जो उसके बयान के मुताबिक इसके बाप की मौत के ज़िम्मेदार थे। बहरहाल वो इमरान की अदम मौजूदगी में इसके बारे में सोचती रही। ठीक 2 बजे किसी ने हट के दरवाजे पे दस्तक दी। पहले तो खौफज़दा अंदाज में चौंकी, फिर दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? डम। बाहर से आवाज़ आई, डम। वायसा से बुड़बुड़ाई। हाँ, उसने ही कहा था कि इस अल्फाज के सुने बगैर किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलना। फिर ओके कह कर के दरवाजे को खोल दिया, लेकिन फ़ौरन बुखला गई। वहाँ इमरान के बजाय एक अजनबी जापानी नौजवान खड़ा था। डर गई, बस कर बोला, मैं भी तुम्हारी इतना जापानी हूँ। ओ इमरान के आस पहुँचान कर वो खौफज़दा हंसी के साथ बोली, तुमने तो डरा ही दिया था। बस अब दरवाज़ा खुले रहने तो। इमरान ने एक बड़ी सी मास्केट पर मेज़ पर रखते हुए कहा, तुम्हारा लंच है, शुक्रिया, मैं भूख महसूस नहीं करी। खैर जब महसूस हो खा लेना, लेकिन एक बात गौर से सुनो, अब तुम यहाँ की रस्म व रिवाज से मुताल्लिक़ कुछ नहीं पूछोगी। क्यों? मुझे हैरत है कि तुम पर एक साने गुजर गए, लेकिन तुमने ज़रा बराबर की तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। रोज़ा ने कहा कि अब उसका बाप वापस नहीं आ सकता। इसका कॉल है कि आदमी को मरते हुए अपनी जानगनी का मुशाहिदा भी तालिब इल्म के जज्बे के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। तब तो प्रोफेसर बहुत सचमुच ग्रेट आदमी था। आदमी तो कुछ भी नहीं है मिस्टर इमरान, इतना है कि ख़ुद अपनी हलाकत का इस्बात करता रहता है। रोज़ा के बकल उसका बाप भी ऐसा ही अजीम हमक था।
प्यारी लड़की, तुम तो अपने कबीले के महरूम होती हो। इमरान ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा बाप अपने एक फार्मूले का शिकार हो गया। क्या मतलब? वो एक माहिर कीमियादान था। इसने ऐसी अद्विया तैयार की थी जो आदमियों और जानवरों की फितरत तक बदल कर रख देती हो। तो फिर वो कुत्ता, ज़रा ठहरो, थोड़ी देर खामोश रहे। फिर इमरान बोला, क्या मुमकिन है कि एक कुत्ता किसी की तस्वीर देखकर उसकी राह पर लग जाए? क्यों नहीं। ये खेल तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरे बाप ने एक सलूशन तैयार किया था। इसे गोश्त में शामिल करके कुत्ते को खिलाया गया, फिर उसे एक मुतारिक फिल्म दिखाई गई। ये फिल्म इस रास्ते की थी जिससे कुत्ते को एक ऐसी जगह पहुंचना था जहाँ कम से कम 25 बिल्लियाँ मौजूद थीं। इनमें से एक बिल्ली की तस्वीर इस फिल्म में शामिल थी। जहाँ कुत्ते को फिल्म दिखाई गई थी वहाँ से बिल्ली वाली जगह 2.5 मील से कम फासले पर नहीं थी, लेकिन कुत्ते ने वहाँ पहुँच इसी मखसूस बिल्ली को मार डाला और वो वापस आ गया। दूसरी 24 बिल्लियाँ बिल्कुल महफूज रहीं। इमरान उसे गौर से देखता रहा। जब वो खामोश हुई तो इमरान ने पूछा, तुम किसी ऐसी किश्ती के बारे में जानते हो जिस पर 3 देश आदमी काम करते हैं? नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कुत्ता जिसने तुम्हारे वालिद और सफारत खाने के सेक्रेटरी का खात्मा किया था इसी किश्ते पर रहता था। लेकिन मैं नहीं समझ सकती कि बेरीफैन ने ऐसा क्यों किया। वो मेरे मुल्क के अभाव में बहुत मकबूल है। वो समझते थे कि बेरीफानी डिक्टेटरशिप से निजात दिलाएगा। खूब तो अवामी अहमियत कहाँ मिले, लेकिन हमारे मुल्क में इसका क्या काम? मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाहती हूँ, रोज़ा ने कहा। चलना मैं खामोश रहकर इमरान को घूरती रही। कहने लगी, तुम सच में नहीं जानते कि मेरा बाप तुम्हारी हुकूमत का मेहमान था? हुकूमत के राज हर एक को नहीं मालूम होते, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि बेरीफोन ने फिर क्यों मेरे ज़रिए से बात मालूम करने की कोशिश की। प्रोफेसर हकीकतन किसका मेहमान था? हो सकता है उसे मालूम ही ना हो। ये बज़ाहिर मेरा बाप सफ़ीर का ही मेहमान था और यकीन करो मैं तस्वीर भी नहीं कर सकती थी कि बेरीफान या पार्टी का कोई और फर्द यहाँ मौजूद है। वो तो इस रात जब मैं इमारत में थी, बेरीफान को मैंने पहली बार देखा। मुझे उस इमारत से निकाल कर ले गया था। मेरा ख्याल इसने ही मालूम करने के लिए कि मेरा बाप किसका मेहमान था मुझे तुम्हारे हवाले किया था। तो ख़ुद प्रोफेसर ने तुम्हें बात बताई थी कि हमारी हुकूमत का मेहमान है। हाँ, मकसद तुम्हारी हुकूमत मेरे बाप की सलाहियतों से कोई फ़ायदा हासिल करना चाहती थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। और इसकी मौत के बाद अचानक बेरीफान से मुलाकात हुई जिसने मुझे बावर कराने की कोशिश की कि मेरे बाप की मौत में तुम्हारे बाप का हाथ है। ने मेरे पापा को क्यों कत्ल कराया भाई मालूम करने के लिए उसने मुझे तुम्हारे हवाला किया था, लेकिन खुद ही तुम्हारे बाप की मौत का बाइस बना। इमरान उसकी आंखों में देखता बोला, सवाल पैदा होता है कि इतने सिलसिले में कुत्तों को क्यों साल गया? यही साल मुझे भी रह रहकर परेशान कर रहा। हो सकता है मैं तुम्हारी इल्शन रफ़ा कर दूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, लेकिन तुम्हारी तो समझ में नहीं। क्या मतलब? तुमने मुझे बेरीफान के पंजे से रिहाई दिलाने का ड्रामा स्टेज किया था। रोज़ा उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। और ये बात नहीं है तो फिर तुम्हारे घर में मुझे आफे में कोई ख्वाब और दफ़ा क्यों दिलाई गई? इमरान हंसकर बोला, तो बिल्कुल सामने की बात है, लेकिन अगर मैंने ड्रामा स्टार्ट ना किया होता तो तुम कभी नहीं बताती कि डेविड वकनर का असल नाम बेरीफान है और यही बेरीफान वो है जो तुम्हारे मुल्क की डिक्टेटरशिप का खात्मा करना चाहता है। सुनो, तुम हेमा आदमी हो। क्या मतलब? ये किसी का भी साबित नहीं होता कि मेरे बाप की मौत में बेरीफान का हाथ है। हो सकता है मेरे हुकूमत के किसी एजेंट ने हरकत किया, बस उसने कुत्ता इस्तेमाल किया कि खैल बेरीफान की तरफ जहाँ ये भी मुमकिन है। इतना आपने इतराफ़ किया। मैं तुम्हारे साथ इसलिए चलेगी कि तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे अपनी पैदाइश के हादसे पर दोबारा और करना पड़ेगा। इमरान ने गमगीन लहजे में कहा, क्या मतलब? आज तक किसी लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया? वो तुम सच तो कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रही। इमरान ने सर को चुम दी। ख़त्म करो बात उठाकर बोली, तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। इस मेकअप में हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। चलो खुली फसा में निकल जाए, सब कुछ भूल जाए। तुम्हारी बहनें मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं पूरी ईमानदारी के उनके साथ कुछ और गुजारना चाहती थी। फिर न करो, तुम्हें जल्दी इसका मौका मिल जाएगा, इमरान ने कहा। ओके जनाब, तस्वीर की मौत का पार्ट 11 इमरान सीरीज़ का बहुत औसम नावल है ये। आगे बढ़ते हैं। मुझे अफसोस है योर एक्सेलेंसी, रहमान साहब ने सफ़ीर से कहा। लड़की का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। सफ़ीर खुद ही सर रहमान के दफ्तर आया था। सर सुल्तान उसके साथ थे। मैं इस वक्त लड़की के लिए नहीं आया। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा वो सेक्रेटरी जो किसी दरिंदे का शिकार हुआ था, पहले ही से शायद ख़ुद को ख़तरे में महसूस कर रहा था। ओह भला वो किस तरह? योर एक्सेलेंसी, उसकी निजी डायरी के इंदराजात भी ज़ाहिर करते हैं। प्रोफेसर वाले हादसे से 3 दिन कबल की तारीख में उसने जो कुछ लिखा है उसकी रोशनी में ही कहा जा सकता है। क्या वो डायरी मुझे दिखाना पसंद करेंगे? सर रहमान ने कहा, क्यों नहीं, मैं इसलिए आया हूँ, लेकिन इस वक्त डायरी मेरे पास नहीं है। क्या आप सिफारत खाने तक चल सकेंगे? मुझे बेहद अफसोस है योर एक्सेलेंसी, मैं फ़िलहाल ऑफिस नहीं छोड़ सकूँगा। तब तो दुश्वारी होगी। मैं समझा नहीं योर एक्सेलेंसी। बाज़ वजह के बिना पर डायरी सिफात खाने से बाहर नहीं लाई जा सकती। आप इस ख़ास तहरीर की नकल भी मुझे भिजवा सकते हैं।
वो अच्छा मैं देखूँगा। सफ़ीर बेहद फ़िक्रमंद नज़र आने लगा। रहमान साहब उसे बगौर देखते जा रहे। दफतन बोले, आखिर मुझे वो अपनी इन हरकतों से किसे महरूब करना चाहता है? क्या मतलब? सफ़ीर चौंक कर बोला, मतलब साफ है, प्रोफेसर मैक्स और फर्स्ट सेक्रेटरी को साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल से भी कत्ल किया जा सकता था। आखिर दरंगी के इस मुजाहरे की क्या ज़रूरत थी? यकीनन यही बात तो तशवीशनाक है। सफ़ीर के लहजे में बुखलाहट थी। लिहाजा मुझे बताइए कि आपको किस किस्म की धमकी मिली है? मुझे नहीं तो सफ़ीर परेशान हो गया, लेकिन सर सुल्तान ने चौंक कर रहमान साहब की तरफ देखा। रहमान साहब की नज़रें सफ़ीर पर थीं। सफ़ीर ने संभाला लेकर कहा, अच्छी बात है, मैं कोशिश करूँगा कि डायरी की मज़कूरा नकल, तहरीर की नकल आप तक पहुँच जाए। फिर सफ़ीर तो रुखसत हो गया, लेकिन सर सुल्तान वहीं रुक गए। क्या किस्सा है, मुझे तो कुछ बताओ। सर सुल्तान ने रहमान साहब को मुखातिब किया। तुम अपने किस्से मुझे कब सुनाते हो? मैं क्या बताऊँ? प्रोफेसर मैक्स हुकूमत का मेहमान क्यों था? ये मेरे महकमे का राज है। फिर मैं अपने महकमे के राज तुम पर कैसे जाहिर कर सकता हूँ? वैसे तुम ये तो बता ही सकोगे कि तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आया था? सर रहमान ने पूछा। इससे ज़्यादा नहीं जानता जितना उसे तुम्हें पता है, सर सुल्तान ने जवाब दिया। ये इतना मुझे फ़ोन पर भी दी जा सकती थी। सफ़ीर का रवैया हैरत अंगेज़ है। और तुमने देखा धमकी वाली बात पर किस तरह नर्वस हो गया था। हाँ, मेरा ख्याल है उसका अचानक ढड़ जाने के पीछे कुछ ना कोई राज है। बस तुम अपना काम देखो, मैं अपना देखूँगा। इमरान कहाँ है? सर सुल्तान ने पूछा। मैं नहीं जानता, रहमान साहब ने ना खजवाल लहजे में कहा। लड़की तुम्हारी कोठी से गायब हो गई, इस पर हैरत है। सफ़ीर से तुम्हारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, सर रहमान ने बात हटा कर कहा। और सर सुल्तान उन्हें देखी नज़रों से देखते बोले, लड़की की बाजियाबी भी ज़रूरी है। ये मेरा दर्द सर है, मैं खुद ही देखूँगा, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो। डेविड बकनर के सिलसिले में तुम्हारी याददाश्त ने कुछ मवाद फराहम किया? नहीं, मेरे लिए नाम बिल्कुल नहीं है, सर रहमान ने कहा। लड़की उसके तवस्सुत से तुम तक पहुँची थी और किसी का नाम बताए बगैर गायब भी हो गई। रहमान साहब के बेहद संजीदा चेहरे पर मज़ीद संजीदगी आ गई थी। तो वो छुपा रहे हो रहमान? राजदारी मेरे महकमे की असल कारकर्दगी है। वैसे क्या तुम बता सकोगे प्रोफेसर मैक्स की सिफारिश किसने की थी? इस सवाल का मतलब नहीं समझा। क्या मंसूबे की तकमील के सिलसिले में इसकी खदमात हासिल की गई होंगी? इसकी सिफारिश किसने की थी? साइंसी तहकीकात के एक इदारे के एक रुकन ने। गालिबन इसका नाम बताने में कोई हर्ज ना होगा, डॉक्टर शहरियार ओ। रहमान साहब किसी सोच में पड़ गए। सुल्तान उन्हें गहरी नज़रों से देखने लगे, फिर उठते हुए बोले, मैं जा रहा हूँ, इमरान का सुराग मिले तो मुझे मुत्तला कर देना। क्यों, क्या बात है? रहमान साहब ने तल लहजे में कहा। मेरा ख्याल है वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे करीब है तो, लेकिन ना जाने क्यों इस मामले में मुझसे भी राजदारी बरत रहा है। रहमान साहब ने कुछ कहे बगैर अलविदाई मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। सुल्तान के रुखसत होने के बाद इमरान भाई जाने वाले दरवाजे से नमूदार हुआ। इस वक्त भी वो रिटायर फ़ौजी के मेकअप में था। मैंने गलत तो नहीं कहा था? हूँ। रहमान साहब ने पुरतफक्कुर अंदाज में सर को चुम्बिश दी। वो आपको सफारत खाने ले जाना चाहता था। धमकी के हवाले पर वो किस कदर हवास वक्ता भी हो गया था। बस तो साबित हो गया कि प्रोफेसर और सेक्रेटरी वाला तरीक़ा कत्ल महज दूसरों को धमकाने के लिए इख्तियार किया गया। लेकिन सफ़ीर किसी तरह भी इसका एतराफ़ नहीं करेगा कि किसी ने उसे धमकी दी है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे नज़रिए से मुतफ़िक़ हो जाएं। रहमान साहब खामोशी से उसे देखते रहे। इमरान चंद लम्हे खामोश रहकर फिर बोला, आप यहाँ भी महफूज नहीं हैं। आपकी किसी मातहत को भी ऐसी मौत का खौफ दिलाकर काम दिलाया जा सकता है। मेरा भी ये ख्याल है। सफ़ीर से वक्त याद मैं नहीं सोचा। खैर, मैं देखूँगा इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। इमरान को सोचता बोला, वैसे डॉक्टर शहरियार से पैरी फ़ान से मुतालिक किसी किस्म की गुफ्तगू हुई थी? तुम क्या जानो? डॉक्टर शहरियार के नाम पर मैंने आपका रद्द-ओ-अमल देखा था। तुम ठीक समझे, इससे राजदारी में एक बात हुई थी। ज़ाहिर है कि पैरी फ़ान हमसे क्या ताल्लुक़? एक बहस के दौरान में पैरी फ़ान का हवाला देते हुए मिसाल के तौर पर एक वाक़या बयान किया था। शहरियार अरसे दराज तक पैरी फ़ान के मुल्क में रह चुका है। इमरान को तफक्कुर लहजे में बोला। रहमान साहब उसकी आंखों में देखे जा रहे थे। दफतर में सवाल कर बैठे, क्या तुम सब सुल्तान के लिए काम कर रहे हो? जी नहीं, आपका साया अपने सर पर कायम रखने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। मेरी फ़िक्र ना करो। रहमान साहब ने खुश लहजे में कहा। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि बैरी फ़ान के सिलसिले में आपने शहरियार से क्या कहा था, लेकिन अगर आप मुझे रोज़ा के बाद से बरामद होने वाली सिरिंज और सलूशन अदा कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों ज़रूरत है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा वहशियाना कत्ल ना होने पाए, और इसी सूरत में हो सकता है जब अब तेज़ी से काम किया जाए। मैं पूछ रहा हूँ तुम इस सलूशन का मुतालबा क्यों कर रहे हो? तेज़ी से काम करने के लिए मंतकी बहसों का वक्त नहीं है। रहमान साहब ने किस कदर हिचकिचाहट के साथ बिलाखिर उसका मुतालबा पूरा कर दिया। ये एंड हो गया पार्ट 11।